गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपेक्स कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा है प्रस्तावना और संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स जब हमारे भारत में आए तो उन्होंने अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया, क्या क्या कानून और नियम बनाए हैं, उनके बारे में अभी तक हमने देखा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ भाग 1 और भाग 2 किससे संबंधित हैं। भाग 1 जो है संविधान का, इसमें अनुच्छेद जो हैं हम 1 से लेकर 4 तक की बात करते हैं जो हमें संघ के बारे में बताते हैं, और अनुच्छेद 5 से 11 जो है हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 अनुच्छेद 1 से 4 संघ के बारे में प्रावधान है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है भाग 3। ये जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है और ये मूल अधिकारों के बारे में हमें बताता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो है भाग 3 का अध्ययन करने वाले हैं। भाग 3 जो है हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये जो है किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, भाग 3 है मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक संबंधित है। ये सबसे पहला सवाल इसके अंदर आता है, मूल अधिकारों को हमने कहाँ से लिया है? मूल अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और इन्हें जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी इन्हें कहा जाता है। अब देखिए, मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। ठीक है, अब इसके अंदर हम किस बारे में बात करते हैं? व्यक्ति के चहुमुखी विकास की। चहुमुखी विकास की हम बात करते हैं। अब चहुमुखी विकास की जब हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, व्यक्ति का हम भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास, और आखिरी हमारा आता है व्यक्ति का बौद्धिक विकास। व्यक्ति का बौद्धिक विकास। देखिए दोस्तों, हमने जो देखा है अभी तक वो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार जो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। इससे हमें व्यक्तियों का चहुमुखी विकास करना है, जो कि है व्यक्ति का भौतिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए और बौद्धिक विकास होना चाहिए। तो हम 4 तरह से व्यक्तियों के विकास की जब बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि व्यक्ति इन के आगे जो है इस तरह से आगे बढ़े। अब देखिए दोस्तों, हम जो आगे बताने हैं 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। इनिशियली संविधान के अंदर 7 प्रकार के जो थे मौलिक अधिकार थे। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिसमें से जो है 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार जो है, ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। जो संपत्ति का अधिकार है वो इनिशियली हमारे संविधान में था, लेकिन आज की तारीख में ये जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 31 इसे निषेध कर दिया गया है, मतलब ये अब नहीं है। तो संपत्ति का जो अधिकार है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको क्या किया गया है? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये सिर्फ एक जो है कानूनी अधिकार है। 300 का भाग 20 अब ये क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, जो है अब ये संपत्ति का जो अधिकार है वो अब एक कानूनी अधिकार है, जिसे हम भाग 20 के तहत अनुच्छेद 300 क के अंदर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब मौलिक अधिकारों से संबंधित हम कुछ और भी बातें जान लेते हैं। जैसे मौलिक अधिकार जो है क्या है कि ये न्यायोचित हैं, मतलब जो मौलिक अधिकार है अगर इनका हनन होता है तो हम इसके लिए वाद कर सकते हैं, यानी कि ये असीमित हैं, वाद योग्य। ठीक है, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं पर भी विरोध होता है या उनको नलीफाई करने की कोशिश की जाती है तो हम इसके अंदर क्या बात कर सकते हैं। इसका जो अधिकार है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भी हम इसके खिलाफ क्या है अपील कर सकते हैं। तो अब ये जो है ये अनुच्छेद 226। देखिए दोस्तों,
हाई सुप्रीम कोर्ट में तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, हाई कोर्ट में आप जो है अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। कहाँ पर? अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस दशा के अंदर। ये जो है न्याय उचित है, असीमित नहीं है। अब देखिए कुछ जो मूल अधिकार है वो क्या है, नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। तो इनकी प्रकृति कैसी है? कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, जिसके अंदर से अगर जो हम बात करते हैं अनुच्छेद देखिए 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है सिर्फ मूल अधिकारों के जो भाग है नागरिकों के लिए प्राप्त है। कुछ जो है विदेशियों को भी प्राप्त है मूल अधिकार। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, 24 और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो देखिए दोस्तों ये जो अनुच्छेद हैं ये हमको बताते हैं कुछ जो है मूल अधिकार नागरिकों के लिए हैं, जिसके अंदर अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 आता है, और कुछ विदेशियों के लिए भी हैं। अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यानी कि 25 से लेकर 28 ये सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो विदेशियों को भी हमने दिए हैं। अब देखिए कुछ विदेशियों के लिए हैं, कुछ नागरिकों के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 को जो है हम निरस्त कर सकते हैं। ये उस दशा में होगा जब राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के से लगाया गया हो। मतलब अगर सशस्त्र विद्रोह के वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है तो अनुच्छेद 19 क्या है, निरस्त कर दिया जाएगा उस आपातकाल के समय में। और अनुच्छेद 20 और 21 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो हैं आपातकाल के समय पर निरस्त नहीं होते हैं। ठीक है, दो ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपातकाल के समय पर निरस्त नहीं होते हैं, ये जो है वाद योग्य हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार है ये क्या है, स्थायी नहीं है, यानी कि इन्हें बदला जा सकता है। बस आपको सिर्फ इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि सभी अस्थायी नहीं है, इनको हम बदल सकते हैं, कुछ मूल अधिकारों को हटा सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि संविधान का मूल ढांचा जो है वो बदलना नहीं चाहिए किसी भी, ये हम देखेंगे बाद में कि ये किस हिसाब से होता है कि स्थायी नहीं है, हम मूल अधिकारों को बदल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार था संविधान संशोधन अधिनियम 44 के द्वारा इसको हटा दिया गया है, सिर्फ एक विधिक अधिकार के तौर पर अब इसे हमने संविधान के अंदर रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने मूल अधिकारों के बारे में। अब इनिशियली तो हमारे पास में जो थे 7 थे, लेकिन अब सिर्फ हमारे पास में कितने मूल अधिकार हैं, 6। तो जिसके अंदर आता है समानता का अधिकार, जिसका अध्ययन हम 14 से 18 के अंदर करते हैं। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार है 14 से 18 के अंदर हम करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है दोस्तों। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब है हमारा धर्म की स्वतंत्रता, ये हमें मिली है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और धर्म एवं संस्कृति का अधिकार, धर्म एवं संस्कृति का अधिकार जो है हमें 2930 अनुच्छेद 2930 के तहत मिला हुआ है। और लास्ट हमारा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों को भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हमने मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन ये जो है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक इतिहास में जो है बहुत ही नाम प्रसिद्ध है B.R. अम्बेडकर का। B.R. अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए संविधान में जो क्या लिखा हुआ है कि संविधान की आत्मा, हम मौलिक अधिकारों को कह रहे हैं, मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है। लेकिन दोस्तों B.R. अम्बेडकर जी एक हैं जो बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, ये अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक चीजें थी मूल अधिकारों से संबंधित जो मैंने आपको बताई है। अब हम शुरू करेंगे एक एक मूल अधिकार को समझना कि इनके अंदर क्या चीज है, कि समानता के अधिकार के संबंधित क्या चीज आती है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक मिला है, इसमें हम किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम जो शोषण है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता,
अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धर्म एवं संस्कृति 29 और 30। ठीक है, संस्कृति का अधिकार हमको 29 और 30 के अंदर दिया गया है। लास्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये लास्ट है लेकिन नॉट लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, ये मूल अधिकारों का जहाँ हनन होता है यानी कि मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसके बारे में B.R. अम्बेडकर जी ने इसे कहा है संविधान की आत्मा। ठीक है, और वैसे संविधान की आत्मा किसे कह रहे हैं हम, मूल अधिकारों को कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी अनुच्छेद 32 को पर्टिकुलर B.R. अम्बेडकर जी ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों के अंदर जो आता है, हमने समानता का अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक है। अब देखिए अनुच्छेद 12 है। अनुच्छेद 12 जो है इसमें राज्य की परिभाषा को बताया गया है कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल होगा। अब देखिए, भारत सरकार, विधायी अंग यानी कि भारत सरकार जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। राज्य का विधानमंडल और निकाय, निकाय से माने तो निकाय बोले तो अपने क्या आएंगे इसके अंदर, नगर पालिका, पंचायत बोर्ड, वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं। ठीक है, वैधानिक और जैसे ONGC, ठीक है, LIC, ये जो संस्थाएं हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। अब देखिए राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कोई भी, आप देखिए एक और चीज आप इसके अंदर ध्यान देखिए, कोई भी इकाई या संस्था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो है वो राज्य के अंतर्गत आती है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी इकाई या संस्था राज्य के अंतर्गत आती है, राज्य के अंतर्गत आती है, उसे हम क्या कहेंगे, वो भी राज्य के अंतर्गत आती है। अब देखिए मूल अधिकारों का अगर हनन होता है और इसके खिलाफ कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इनमें से किसी के ऊपर भी वाद किया जा सकता है। राज्य सरकार हो, भारत की सरकार हो यानी कि हमारी केंद्र की सरकार हो, कोई नगर पालिका, पंचायत बोर्ड, नगर निकाय संबंधित कोई भी संस्था हो, वैधानिक गैर वैधानिक संस्थाएं हो, LIC, ONGC, ठीक है, इस तरह की कोई भी इकाई या संस्था जिसको सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आती है तो उसके खिलाफ आप जो है बात कर सकते हैं। ये जो संस्था है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। एक और है हमारा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 12 जैसे राज्य की परिभाषा बताता है, अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों की जो असंगत विधियां हैं उसके बारे में बताता है हमको। अनुच्छेद 13 क्या है, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, मूल अधिकारों से असंगत जो विधियां हैं वो अनुच्छेद 13 में बताई गई हैं। अब देखिए असंगत विधियों का मतलब क्या है, असंगत विधियां भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो कोई भी विधि है वो घोषित की जा सकती है। असंगत विधि तो वो इसके अधिकार के अंदर आती है। ठीक है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल की देखिए ये जो है अस्थायी विधि, ये जो है स्थायी विधियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, कुछ स्थायी विधियां हैं जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा है। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जो की जाएंगी वो है अस्थायी विधियां। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो अस्थायी विधियां क्या होंगी, अध्यादेश। कोई भी अध्यादेश जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है उसको चुनौती दी जा सकती है। कोई भी नियम कानून जो बनाया गया है वो मूल अधिकारों का हनन करता है या मूल अधिकारों को कम करता है तो वो जो कानून है, अधिकार है, वो क्या हो जाएगा आपका असंगत। अनुच्छेद 32 और 226 ये वो अनुच्छेद है, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, उनकी विधियों को उनको कम किया जा सकता है, उनसे असंगत कोई भी कार्य या निर्णय लिया जाता है तो उससे के खिलाफ जो न्याय वाद दायर किया जाएगा न्याय के लिए, वो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 जैसा कि हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट, ये है हमारे अनुच्छेद 12 और 13। हमारा पहला अधिकार शुरू करते हैं, समानता का अधिकार। हम अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बात करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। क्या है, विदेशी और नागरिक दोनों के लिए है। पहली बार मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी मिले हैं, उसमें से अनुच्छेद 14 था जो कि क्या है, विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों के लिए है। अब इसके अंदर एक नाम आता है AB डायसी साहब का। ये क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समान। देखिए विधि की नजरों में समान होने का क्या अर्थ है कि कानून की नजर में और भारत संविधान, भारत सरकार की नजर में हर एक किसी भी व्यक्ति को जो है
तभी दंडित किया जा सकता है उसने मूल अधिकारों के अलावा या फिर किसी भी चीज का कोई कानूनी कार्रवाई, कानून की नजर में उसने कोई गलत काम किया है, तो ही हम किसी व्यक्ति को क्या है सजा का प्रावधान कर सकते हैं। मतलब कोई अगर गलती करता है तो उसको सजा दी जा सकती है, ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। ये क्या कहते हैं, कानून की नजर में सब बराबर है। कोई भी विधिक अधिकारों का या फिर विधिक रूप से किसी भी चीज का उल्लंघन करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे सजा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसको हम सजा दी जाएगी। इसके अंदर एक चीज और आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद 31A, 31B और 31C, इन तीनों को क्या कहते हैं हम, मूल अधिकारों का अपवाद कहते हैं। अब देखिए, विधि के समक्ष समान होते हैं तब क्या कहते हैं, जहां पर 31G आता है यानी कि 31C, वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है। अब 31G किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो जहां पर 31G आता है वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है। कुछ मामलों में हमने जो है विधि 31G के तहत DPSP, राज्यों के मौलिक अधिकारों को हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है हमने क्या किया है, मौलिक अधिकारों से वरीयता दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा समानता का अधिकार, जहां कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, निवास स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यानी आपको अनुच्छेद 15 किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति से विभेद करने का जो है क्या है, इसके विरुद्ध हमको अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते इन 5 कारणों से। देखिए, यहाँ पे हमने धर्म की बात की है, मूल वंश, जाति, निवास स्थान, लिंग, इनके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति का जो है क्या है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अंदर से जो अपवाद हम बात करते हैं जब इसके बारे में, तो हम किस बारे में बात करते हैं, देखिए हमने इसके अंदर से जो है SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग, इनको क्या है कि कहीं आरक्षण दिया गया है इनके संबंध में, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इनके इससे जो है विभेद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, यानी कि इनके विकास के लिए हमने इनको कुछ छूट दी है, या फिर आप इन्हें कहिए कि इनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है, तो ये इनके विकास के लिए दिया गया है, जो आप इसके अंदर क्या है कि ये भेदभाव के तहत नहीं आता है।